आज के अखबार आ चुके हैं और उन पन्नों को पलटने के बाद हम लेकर आए हैं एक ऐसा विश्लेषण जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लंबे समय में ये आपके घंटों की बचत करेगा। यूपीएससी की तैयारी में रोजाना की खबरों का विश्लेषण कितना जरूरी है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और क्यों सुने हमें? क्योंकि हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और सरकारी वेबसाइट्स जैसे क्रेडिबल सोर्सेज से दिन भर की सबसे ज़रूरी जानकारी निकालकर उसे एकदम साफ, समझने लायक फॉर्मेट में पेश करते हैं, ताकि आपका कुछ भी जरूरी ना छूटे। चलते फिरते कहीं भी सुने और दिन की खबरों से अपडेटेड रहें। और हाँ, अपनी लर्निंग को और पक्का करें हमारे रिवीजन नोट्स के साथ, जो रोज टेलीग्राम पर अपलोड होते हैं। एग्जैक्टली। तो आज है 16 अक्टूबर 2025। शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। चलिए, आज का विचार महात्मा गांधी जी का है। न्याय की अदालतों से भी ऊंची एक अदालत है और वो है अंतरात्मा की अदालत। यह बाकी सभी अदालतों से ऊपर है। There is a higher court than courts of justice, and that is the court of conscience. It supersedes all other courts. कितना प्रोफाउंड है ये कॉन्शियस, अंतरात्मा। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं आज के डिटेल्ड एनालिसिस पर, स्टार्टिंग विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राज व्यवस्था और शासन। ओके, तो पहला टॉपिक आज काफी सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स भी। द राइट टू लाइफ वर्सेस द लाइफ ऑफ द अनबॉर्न, यानी जीवन का अधिकार बनाम अजन्मे का जीवन। ये सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले से जुड़ा है, लेट टर्म अबॉर्शन, देर से गर्भपात के बारे में। हाँ, ये मैंने देखा था। क्या हुआ एग्जैक्टली इसमें? तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका, एक प्ली खारिज कर दी। ये एक शादीशुदा महिला ने फाइल की थी। वो अपनी 26 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी, गर्भावस्था को मेडिकली टर्मिनेट, चिकित्सकीय रूप से समाप्त करवाना चाहती थीं, पर कोर्ट ने मना कर दिया। 26 हफ्ते? ये तो काफी एडवांस स्टेज है प्रेगनेंसी की, 6 महीने से भी ज्यादा। तो कोर्ट ने मना क्यों किया? क्या रीजन दिया? देखो, जो डिसीजन था वो मेनली एम्स की मेडिकल रिपोर्ट पर बेस्ड था। उस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो हेल्दी है, स्वस्थ है और वायबल भी है। वायबल मतलब अगर डिलीवरी हो जाए तो बच्चे के सर्वाइव करने के, जीवित रहने के अच्छे चांसेस हैं। और इम्पॉर्टेंटली रिपोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेगनेंसी जारी रखने से महिला की जान को कोई इमीडिएट डेंजर, मतलब कोई फौरन खतरा नहीं है। अच्छा, तो मतलब कानून के तहत टर्मिनेशन के लिए जो मेडिकल ग्राउंड्स चाहिए होते हैं वो इस केस में मीट नहीं हो रहे थे, एम्स की रिपोर्ट के हिसाब से। एग्जैक्टली। और क्या सरकार का कोई रोल था इस केस में? उनका क्या स्टैंड था? हाँ, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इस केस का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट में आप कह सकते हैं रिमार्केबल बात कही। अच्छा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो डिलीवरी, प्रसव का सारा खर्चा उठाएंगे, पूरा एक्सपेंस। और इतना ही नहीं, अगर माता पिता को लगता है कि वो बच्चे को पाल नहीं सकते तो सरकार अडॉप्शन, गोद लेने की पूरी प्रक्रिया में मदद करेगी, फैसिलिटेट करेगी। वाह, ये तो बहुत बड़ा ऑफर है। मतलब बच्चे की पूरी जिम्मेदारी राज्य लेने को तैयार था। हाँ, बिल्कुल। इससे जरूर प्रोसीडिंग्स पर असर पड़ा होगा। अच्छा, आप जरा इसका लीगल बैकग्राउंड समझते हैं, कौन से कानून इसमें इन्वॉल्व हैं? डेफिनेटली। ये केस असल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 की एक बहुत ही क्रिटिकल जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। लेट्स रिपीट दैट, MTP Amendment Act 2021। MTP Amendment Act 2021, हाँ, ये भारत में अबॉर्शन लॉज का कॉर्नरस्टोन है, आधारशिला है। इसके की प्रोविजंस क्या है? स्पेशली वो जो टाइमलाइंस हैं उनको लेकर। हाँ, देखो, ये एक्ट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस और टाइमलाइंस बताता है अबॉर्शन के लिए। जनरली 20 हफ्ते तक, 20 हफ्ते तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के सलाह पर टर्मिनेशन पॉसिबल है। ओके, 20 हफ्ते तक 1 RMP। हाँ, फिर आता है 20 से 24 हफ्ते का विंडो। इस पीरियड में कुछ स्पेशल कैटेगरीज की महिलाओं के लिए टर्मिनेशन अलाउड है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स, यौन पीड़न के शिकार, माइनर्स, नाबालिग, वुमेन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग महिलाएं, इंसेस्ट विक्टिम्स, या ऐसी महिलाएं जिनका मैरिटल स्टेटस प्रेगनेंसी के दौरान बदल गया हो, जैसे विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो। अच्छा, ये स्पेशल कैटेगरीज हैं 24 वीक्स के लिए? हाँ, और इस कैटेगरी के लिए 2 RMPs की ओपिनियन जरूरी होती है, 2 RMPs। गॉट इट। अब आता है क्रूशियल पार्ट जो इस केस से रेलेवेंट है, 24 हफ्ते के बाद, बियॉन्ड 24 वीक्स। राइट।
यहाँ पर कानून बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। 24 हफ्ते के बाद टर्मिनेशन सिर्फ तभी परमिटेड है अगर सब्सटैंशियल फीटल अनोमलीज, भ्रूण में गंभीर असामान्यताएं हों। मतलब ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स जो बच्चे की लाइफ क्वालिटी को बुरी तरह अफेक्ट करें या लाइफ लिमिटिंग हो। और ये कौन डायग्नोस करेगा? ये डायग्नोस करना होगा एक मेडिकल बोर्ड को। स्टेट लेवल पर बनती हैं ये बोर्ड, उनकी मंजूरी जरूरी है, इंडिविजुअल डॉक्टर्स नहीं डिसाइड कर सकते। तो 24 हफ्ते के बाद सिर्फ सीरियस फीटल अनोमलीज, वो भी मेडिकल बोर्ड की कंफर्मेशन के बाद। बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है? फंडामेंटल राइट्स कहाँ आते हैं पिक्चर में? बिल्कुल, यहीं पर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेट्स रिपीट, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21, हाँ, ये तो बहुत वाइड है स्कोप में। एग्जैक्टली, ये सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत ब्रॉडली इंटरप्रेट किया है। इसमें राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य, राइट टू प्रिवेसी, गोपनीयता, राइट टू डिग्निटी, गरिमा, ये सब शामिल हैं। और क्रूशली रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी भी। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी मतलब अपने शरीर और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस पर महिला का अधिकार। हाँ, लैंडमार्क केसेस हैं इसके लिए, जैसे केस पुट्टास्वामी केस, जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया, और सुचित्रा श्रीवास्तवा केस, जिसने रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा माना। इन केसेस ने इन इंटरप्रिटेशंस को सीमेंट किया है। तो एसेंशियली ये केस एक तरह की टाइट रोप वॉक बन गया। एक तरफ महिला की बॉडीली ऑटोनॉमी जो आर्टिकल 21 से मिलती है, और दूसरी तरफ स्टेट्स कंपेलिंग इंटरेस्ट, मतलब राज्य का जिम्मा पोटेंशियल लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, एस्पेशली तब जब फीटस वायबल हो चुका हो, मतलब जीने लायक हो। एग्जैक्टली यही तो है कोर टेंशन इस मामले में। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना भी। उन्होंने कहा कि महिला का रिप्रोडक्टिव चॉइस उसकी पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है आर्टिकल 21 के तहत। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता, निरपेक्ष नहीं होता। उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। और इस केस में वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में एमटीपी एक्ट ही वो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन है, क्योंकि फीटस वायबल था 26 हफ्ते से ज्यादा। एम्स रिपोर्ट ने कहा कि मां की जान को खतरा नहीं है और कोई सब्सटैंशियल फीटल अबनॉर्मैलिटी भी नहीं है। तो एमटीपी एक्ट के तहत टर्मिनेशन के लीगल ग्राउंड्स बनते ही नहीं थे। रिपोर्ट ने एक तरह से कानूनी दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, बिल्कुल। द रिपोर्ट बेसिकली क्लोज द डोर। और यहीं पर शायद वो पेरेंट्स पैट्रियाई वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। क्या है ये? हाँ, पेरेंट्स पैट्रिया, राज्य का संरक्षक। ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है पेरेंट ऑफ द नेशन। ये स्टेट की पावर को दिखाता है जो अक्सर कोर्ट्स के थ्रू एक्सरसाइज होती है। स्टेट उन लोगों का गार्डियन बन जाता है जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, जैसे माइनर्स, या इस केस में एक वायबल अनबॉर्न चाइल्ड जिसकी लाइफ पोटेंशियली खतरे में है। अच्छा, तो क्योंकि एमटीपी एक्ट की कंडीशंस पूरी नहीं हो रही थीं, कोर्ट ने इम्प्लिसिटली इसी प्रिंसिपल को इन्वोक करते हुए वायबल फीटस के राइट टू लाइफ को प्रायोरिटाइज किया, खासकर तब जब स्टेट गवर्नमेंट के ऑफर के जरिए बच्चे की वेलबींग इंश्योर करने को तैयार था बर्थ के बाद। तो गवर्नमेंट का ऑफर बहुत ही पिवटल रहा है इसमें। इसका बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है इस इंटरवेंशन का? ये बहुत सिग्निफिकेंट है। देखो, सारे खर्चे उठाने और अडॉप्शन फैसिलिटेट करने का ऑफर देकर गवर्नमेंट ने टर्मिनेशन का एक टैंजिबल ऑल्टरनेटिव, ठोस विकल्प पेश किया। इससे नैरेटिव थोड़ा शिफ्ट हुआ। कैसे? मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ मां बनने पर मजबूर किया जा रहा है। इसे ऐसे पेश किया गया कि स्टेट एक वेलफेयर फैसिलिटेटर, कल्याण सूत्रधार की तरह आगे आ रहा है, जो पोटेंशियल सोशो इकोनॉमिक प्रेशर्स, सामाजिक आर्थिक दबाव या महिला की मेंटल एंग्विश, मानसिक पीड़ा को एड्रेस कर रहा है। इससे फ्यूचर केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट मिसाल भी सेट हो सकता है कि शायद स्टेट का रोल सिर्फ अबॉर्शन रेगुलेट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड करने में भी हो सकता है, ताकि मुश्किल हालात में महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी जारी रखना थोड़ा फीजिबल हो पाए। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अच्छा, ये एमटीपी एक्ट का एवोल्यूशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या हम 1971 के एक्ट और 2021 के अमेंडमेंट को थोड़ा और डिटेल में कंपेयर कर सकते हैं? क्या बदला है असल में? बिल्कुल, चलो स्टेजेस में देखते हैं डिफरेंसेस को। अप टू 20 वीक्स, 20 हफ्ते तक 1971 एक्ट यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। 12 हफ्ते तक एक आरएमपी की राय चाहिए थी, 12 से 20 हफ्ते के बीच 2 आरएमपीज की। 2021 के एक्ट ने इसे सिंप्लीफाई किया। अब 20 हफ्ते तक सिर्फ एक आरएमपी की ओपिनियन काफ़ी है, तो प्रोसेस थोड़ा आसान हुआ अर्ली स्टेजेस में।
20 to 24 वीक्स, 20 से 24 हफ्ते। ये 2021 एक्ट का मेजर चेंज है। 1971 एक्ट में 20 हफ्ते के बाद जनरली टर्मिनेशन अलाउड नहीं था, सिवाय मां की जान बचाने के। 2021 अमेंडमेंट ने ये नया विंडो बनाया, 20 to 24 हफ्ते, खास वल्नरेबल कैटेगरीज की महिलाओं के लिए, जिनकी हमने बात की थी, असॉल्ट सर्वाइवर्स, माइनर्स एटसेट्रा। लेकिन इस पीरियड के लिए 2 RMPs की ओपिनियन जरूरी है, तो एक्सेस बढ़ाया पर चेक्स के साथ। बियॉन्ड 24 वीक्स, 24 हफ्ते के बाद 1971 एक्ट के तहत 20 हफ्ते के बाद टर्मिनेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था अनलेस मां की जान को इमीडिएट खतरा हो। 2021 एक्ट ने 24 हफ्ते के बाद के सिनेरियो को स्पेसिफिकली एड्रेस किया, लेकिन सिर्फ सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मैलिटीज के केसेस के लिए। और जैसा हमने कहा, इसके लिए स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की मंजूरी चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं। ये सबसे स्ट्रिक्ट थ्रेशोल्ड है। ये ब्रेकडाउन बहुत क्लियर है। हाँ। ऐसा लगता है 2021 एक्ट का एम था एक्सेस एक्सपैंड करना मिडिल विंडो में कुछ ग्रुप्स के लिए, पर साथ ही लेट टर्म अबॉर्शंस की कंडीशंस को काफी टाइटन करना। बिल्कुल साफ हो गया। हाँ, चलिए अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही एक और डिस्टर्बिंग खबर की तरफ चलते हैं। जी। जस्टिस अनडन, न्याय अधूरा। द निथारी एक्विटल्स, निथारी बरी एंड द क्राइसिस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आपराधिक जांच में संकट। ये वाकई शॉकिंग है। हाँ, ये बहुत अनसेटलिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुरेंदर कोली और मोनिंदर सिंह पांढर को निथारी सीरियल किलिंग्स, निथारी श्रृंखलाबद्ध हत्याएं केस में बरी कर दिया है, एक्विट कर दिया है। याद दिला दूं, ये भयानक केस 2005-2006 में सामने आया था, जब नोएडा के निथारी गांव में पांढर के घर के पास से ह्यूमन रिमेन्स मिले थे। हाँ, वो भयानक केस, और वो भी डेथ सेंटेंसेस के बाद। हाई कोर्ट ने ये ड्रास्टिक स्टेप क्यों लिया? क्या रीजनिंग दी? हाई कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन की बहुत तीखी आलोचना की है, एक तरह से धज्जियां उड़ा दी। जजमेंट में शॉडी प्रोब, घटिया जांच जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए गए। कहा गया कि कन्विक्शंस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने के लिए लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों का अभाव था। लैक ऑफ एविडेंस इतने हाई प्रोफाइल केस में? हाँ, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इन्वेस्टिगेशन कैजुअल एंड परफंक्ट्री मैनर, लापरवाह और सतही तरीके से की गई। और सबसे क्रिटिकल बात, पूरा प्रोसिक्यूशन केस सिर्फ अक्यूज्ड के कन्फेशंस, इकबालिया बयानों पर टिका था, खासकर कोली के कन्फेशंस पर। अच्छा, सिर्फ कन्फेशंस पे? मोस्टली, हाँ। और इन कन्फेशंस को किसी भी इंडिपेंडेंट साइंटिफिक या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, स्वतंत्र वैज्ञानिक या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से कोरॉबोरेट नहीं किया गया, मतलब उनकी पुष्टि नहीं की गई। कोई पुख्ता सबूत नहीं जो कन्फेशन को सपोर्ट करे। ओह माय गॉड, शॉडी प्रोब के बेसिस पर एक्विटल, वो भी 17 साल बाद। ये तो हमारे पूरे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क, आपराधिक जांच ढांचे पर ही फंडामेंटल सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। ये फैसला भारत के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में जो सिस्टमैटिक पैथोलॉजीज हैं, जो बीमारियां हैं, उन पर एक बहुत पावरफुल कमेंट्री है। ये साफ दिखाता है जिसे क्रिटिक्स कन्फेशन सेंट्रिक पुलिसिंग कल्चर कहते हैं। कन्फेशन सेंट्रिक या मतलब अक्सर इन्वेस्टिगेशन का फोकस ऑब्जेक्टिव फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक सबूत जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करने से हटकर किसी तरह अक्यूज्ड से कन्फेशन निकलवाने पर चला जाता है, समटाइम्स एलिजिडली गलत तरीकों से भी। क्या हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक प्रोसीजरल फेलियर्स यानी प्रक्रियात्मक विफलताएं भी पॉइंट आउट की? हाँ, कई फेलियर्स गिनाए गए, जैसे एलिगेशंस थे कि कन्फेशंस निकलवाने के लिए टॉर्चर यानी यातना का इस्तेमाल हुआ, कन्फेशंस को मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करने में काफ़ी डिले हुआ, जिससे वो अनरिलायबल और लीगली इनएडमिसिबल हो गए अंडर एविडेंस लॉ, क्रूशल फोरेंसिक लीड्स को ठीक से फॉलो अप नहीं किया गया, एक्सपर्टीज की कमी, स्पेशली स्टेट लेवल पर। जब केस की बुनियाद ही इतनी कमज़ोर और फ्लॉड हो, मतलब इन्वेस्टिगेशन, तो प्रोसिक्यूशन उस पर जो ढांचा खड़ा करता है वो जुडिशियल स्क्रूटिनी में ढह ही जाता है। तो क्या इसे एक सिस्टमैटिक फेलियर कह सकते हैं? पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर प्रोसिक्यूशन तक और शायद ट्रायल कोर्ट तक भी, जिसने इस एविडेंस पर कन्विक्ट किया? बिल्कुल, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पूरी चेन में एक कैस्केडिंग फेलियर जैसा लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड थी, प्रोसिक्यूशन ने उस कमजोर नींव पर केस बनाया, और शायद ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को उतनी सख्ती से स्क्रूटिनाइज नहीं किया जितना हाई कोर्ट ने किया, जिससे ऐसी कन्विक्शंस हुई जो टिक नहीं पाई। और उसका नतीजा? कॉन्सिक्वेंस, नतीजा एक कैटास्ट्रोफिक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, न्याय का विनाशकारी हनन। सोचो विक्टिम्स की फैमिलीज का हाल,
17 साल इंतजार किया ये मानते हुए कि न्याय मिला, और फिर पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटिव फेलियर्स की वजह से सब बेकार हो गया। और दूसरी तरफ अक्यूज ने 1 दशक से ज्यादा डेथ रो पर बिताया, एक ऐसे केस के आधार पर जो आखिर में टिक ही नहीं पाया। ये वाकई अकाउंटेबिलिटी का सवाल उठाता है। कौन जिम्मेदार है जब ऐसी मॉन्यूमेंटल फेलियर्स होती हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? हमारे सिस्टम में फिलहाल बॉच्ड इन्वेस्टिगेशंस और रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशंस के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के रोबस्ट मैकेनिज्म्स की कमी है। ऐसे लैप्सेस के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को शायद ही कभी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी की ये कमी पब्लिक फेथ, जनता का विश्वास, को इरोड करती है रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन में, और स्टेट की जस्टिस डिलीवर करने की एबिलिटी में। ये बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है जो अर्जेंट पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स की मांग करती है। रिफॉर्म्स फोकस्ड ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस कलेक्शन और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने पर। बहुत दुखद और चिंताजनक। चलिए अब रुक करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। टॉपिक है द गाजा क्वैगमायर एंड इंडियाज डिप्लोमैटिक टाइट्रोप वॉक। भारत की कूटनीतिक रस्साकशी। हाँ, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है और गाजा स्ट्रिप में सिचुएशन एक बहुत ही गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मानवीय संकट बन चुकी है। रिपोर्ट्स बहुत भयानक हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, कैजुअलिटीज और सप्लाईज की कमी से जूझ रहे हैं, और यहाँ तक कि यूएन शेल्टर्स, संयुक्त राष्ट्र आश्रय में पीने के पानी जैसी बेसिक नेसेसिटीज भी खत्म हो रही हैं। इस क्राइसिस के बीच डिप्लोमैटिक एफर्ट्स क्या चल रहे हैं? देखो, इंटेंस डिप्लोमैटिक एक्टिविटीज चल रही हैं मोस्टली यूएस की लीडरशिप में। मेन फोकस है कॉन्फ्लिक्ट को फैलने से रोकना, कहीं ये एक वाइडर रीजनल वॉर ना बन जाए जिसमें हिजबुल्लाह या ईरान जैसे दूसरे एक्टर्स भी शामिल हो जाएं। इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ (IHL), अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून की एप्लीकेबिलिटी पर भी बहुत डिस्कशन हो रहा है। IHL, जिसे लॉज ऑफ वॉर या युद्ध के कानून भी कहते हैं। हाँ, वही। बेसिकली ये वो रूल्स हैं जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कंडक्ट को गवर्न करते हैं, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने और सफरिंग को लिमिट करने के लिए। दोनों साइड्स पर स्क्रूटनी है कि वो IHL को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। इसमें इंडिया स्टैंड्स क्या रहा है? नेविगेट करना बहुत ट्रिकी होगा। एक्सट्रीमली ट्रिकी, और भारत ने इसे बहुत केयरफुली नेविगेट किया है, एक न्यूआंस्ड पोजीशन आर्टिकुलेट की है। शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमास के हमलों के बाद इजरायल के साथ सॉलिडारिटी, एकजुटता एक्सप्रेस की और टेररिस्ट अटैक्स, आतंकवादी हमलों की निंदा की। हाँ, वो बयान आया था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA), विदेश मंत्रालय की स्पोक्सपर्सन ने और क्लैरिफिकेशन दिया, इस इनिशियल स्टेटमेंट को बैलेंस करते हुए। MEA ने दोहराया कि भारत का लॉन्ग स्टैंडिंग और कंसिस्टेंट सपोर्ट है एक सॉवरेन, इंडिपेंडेंट एंड वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन की स्थापना के लिए, जो इजराइल के साथ शांति से रहे। बेसिकली भारत ने 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 राज्य समाधान के लिए अपने ट्रेडिशनल सपोर्ट को रीअफर्म किया। लेट्स रिपीट दैट, 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट सोल्यूशन। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट लग रहा है, टेररिज्म की निंदा पर पैलेस्टाइन कॉज का समर्थन भी। एशिया पॉलिसी पश्चिम एशिया नीति में एक एवोल्यूशन दिखाता है। भारत ट्रेडिशनली डी-हाइफिनेशन प्रैक्टिस करता था, मतलब इजराइल और पैलेस्टाइन से अलग-अलग, इंडिपेंडेंटली डील करना। अब ऐसा लगता है कि ये एक ज्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है, जिसे शायद इशू बेस्ड हाइफिनेशन कहना ठीक रहेगा। इशू बेस्ड हाइफिनेशन, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि स्पेसिफिक इशू के बेसिस पर स्टैंड लेना? करेक्ट। मतलब भारत जरूरी नहीं कि पूरी तरह से एक साइड को दूसरी साइड पर चुन रहा है, बल्कि स्पेसिफिक इश्यूज पर पोजीशन ले रहा है। हमास के एक्शंस की निंदा करना भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेररिज्म और इजराइल के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी से अलाइन करता है। और साथ ही साइमल्टेनियसली पैलेस्टीनियन कॉज और 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन रीअफर्म करना क्रूशल है। भारत के हिस्टोरिकल टाइज और गुडविल को अरब वर्ल्ड, अरब जगत और ब्रॉडर ग्लोबल साउथ में बनाए रखने के लिए, जहां भारत एक लीडरशिप रोल एस्पायर करता है। इंडिया बहुत सावधानी से हमास के एक्शंस, जिन्हें वो टेररिज्म मानता है, और पैलेस्टाइन लोगों की लेजिटिमेट नेशनल एस्पिरेशंस, वैध राष्ट्रीय आकांक्षाओं, जिन्हें वो सपोर्ट करता है, के बीच डिफरेंशिएट कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का असर भारत की वाइडर जियो इकोनॉमिक एम्बिशंस पर भी तो पड़ रहा होगा, पर्टिकुलरली वो जो आईमेक कॉरिडोर अनाउंस हुआ था। एब्सोल्युटली, ये एक मेजर कंसर्न है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC), भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा,
कि व्यावहार्यता जो G20 समिट में इतने जोर शोर से अनाउंस हुआ था, अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफी अनसर्टेनिटी फेस कर रहा है। लेट्स रिपीट, आईमेक। आईमेक, हाँ, ये तो मिडल ईस्ट में पीस और स्टेबिलिटी पर बहुत डिपेंड करता है, और खासकर इजराइल अरब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर, जैसे सऊदी अरेबिया यूएई के साथ। एग्जैक्टली। और खबरें हैं कि सऊदी अरेबिया ने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन टॉक्स रोक दिए हैं। हाँ, मैंने भी सुना। तो सऊदी पार्टिसिपेशन के बिना और रीजन से गुजरने वाले एनविजन्ड लैंड रूट के बिना आईमेक का एक और कंपोनेंट ही खतरे में पड़ गया है। ये सिचुएशन साफ दिखाती है कि वॉलेटाइल रीजन्स में बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर्स कितने फ्रजाइल होते हैं। ये एक रियलिटी चेक है, और इंडिया की स्ट्रैटेजी जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की थी, के लिए एक सेटबैक हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से जियो इकोनॉमिक्स को डिरेल कर सकती है। डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक्स का एक कॉम्प्लेक्स जाल है ये तो। ओके, चलिए अब उड़ान भरते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टॉपिक: गगनयान्स लाइफ बोट, डीकोडिंग द TV-D1 क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट। ये एक्साइटिंग लग रहा है। बिल्कुल एक्साइटिंग है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपना पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TV-D1 कंडक्ट करने जा रहा है अक्टूबर 21 को। ये गगनयान भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक बहुत ही क्रूशियल माइलस्टोन है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लेट्स से दोज अगेन, गगनयान TV-D1। गगनयान TV-D1। इस TV-D1 मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जैक्टली? क्या टेस्ट कर रहे हैं इसमें? देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्रू एस्केप सिस्टम CES की परफॉर्मेंस को डेमोन्स्ट्रेट करना। CES को आप एस्ट्रोनॉट्स के कैप्सूल के लिए इजेक्टर सीट जैसा समझ सकते हो। अच्छा, इजेक्टर सीट में स्पेसिफिकली मैक नंबर 1.2 पर, यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज अगर रॉकेट में कोई गड़बड़ होती है तो क्या होगा। तो गोल क्या है? गोल है ये वैलिडेट करना कि CES क्रू मॉड्यूल यानी CM क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे उसे लॉन्च व्हीकल से सेफली अलग कर सकता है या नहीं। साथ ही क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट डिप्लॉयमेंट सीक्वेंस और उसका सेफ स्प्लैशडाउन और रिकवरी भी टेस्ट किया जाएगा। की टर्म्स अगेन: क्रू एस्केप सिस्टम CES, क्रू मॉड्यूल CM। क्रू एस्केप सिस्टम CES, क्रू मॉड्यूल CM। तो ये एसेंशियली सब कुछ एस्ट्रोनॉट सेफ्टी के बारे में है, एक हाई स्टेक सेफ्टी ड्रिल। एब्सोल्युटली 100%। ये टेस्ट इसरो की फेल सेफ फिलॉसफी, विफलता सुरक्षित दर्शन को दिखाता है, जो सभी ह्यूमन रेटेड स्पेस मिशंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। देखो, एक रोबोटिक मिशन फेल होता है तो साइंटिफिक या फाइनेंशियल लॉस होता है, जो बुरा है पर मैनेजेबल है। हाँ, लेकिन एक क्रूड मिशन, मानवयुक्त मिशन का फेलियर जिसमें एस्ट्रोनॉट्स हों, उसका ह्यूमन कॉस्ट बहुत बड़ा होता है। वो एक नेशनल ट्रेजेडी हो सकती है। इसलिए मिशन फेलियर प्रोसीजर्स को परफेक्ट करना TV-D1 जैसे टेस्ट के थ्रू पैरामाउंट है। ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व हों तो एरर का कोई रूम नहीं होता, जीरो एरर टॉलरेंस। CAS को लाइफ बोट कहा जा रहा है। ये एनालॉजी क्यों? क्योंकि ये लिटरली एस्ट्रोनॉट्स के लिए अंतिम लाइफ बोट या जीवन रक्षक नाव की तरह काम करता है। ये लॉन्च के सबसे खतरनाक फेजेस में, पैड पर ही या असेंट के दौरान डेंस एटमॉस्फेयर में अगर रॉकेट में कुछ कैटास्ट्रोफिक गड़बड़ हो जाए तो मिली सेकेंड्स में एक्टिवेट होने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, मिली सेकेंड्स में? हाँ, ये पावरफुल मोटर्स यूज करके क्रू मॉड्यूल को फेल हो रहे लॉन्च व्हीकल से हाई स्पीड पर दूर खींच लेता है, एस्ट्रोनॉट्स को सेफ्टी तक ले जाता है। ऐसे रिगरस अबॉर्ट टेस्ट्स कंडक्ट करना इसरो की मैच्योर सेफ्टी फर्स्ट इंजीनियरिंग कल्चर को दर्शाता है। और इन टेस्ट को सक्सेसफुली करना भारत की क्रेडिबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक स्पेस फेयरिंग नेशन के तौर पे जो ह्यूमन मिशंस एम कर रहा है। इमेंसली इम्पॉर्टेंट। क्रू सेफ्टी, चालक दल सुरक्षा के प्रति ये पब्लिक कमिटमेंट जो मिटिक्युलस टेस्टिंग से दिखता है, भारत के लिए क्रेडिबिलिटी हासिल करने में क्रूशियल है। तभी भारत दुनिया का चौथा देश बन पाएगा, रशिया, US और चाइना के बाद, जिसके पास इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी है, स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत सिर्फ सितारों तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं रख रहा, बल्कि रिस्पॉन्सिबली और सेफली ऐसा कर रहा है। ISRO ने गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम के लिए किस तरह का डिजाइन चुना है? ISRO ने ट्रैक्टर या पुलर टाइप का लॉन्च एस्केप सिस्टम चुना है। इस डिजाइन में सॉलिड फ्यूल मोटर्स,
ठोस ईंधन मोटर क्रू मॉड्यूल के ऊपर लगे एक टावर में होते हैं। अगर अबॉर्ट ट्रिगर होता है तो ये मोटर्स फायर होते हैं और लिटरली सीएम को नीचे के रॉकेट से खींचकर दूर ले जाते हैं। ये डिजाइन प्रूवन है। हाँ, ये ग्लोबली प्रूवन और रिलायबल डिजाइन हेरिटेज है। यही फंडामेंटल डिजाइन अपोलो मिशंस में यूज हुआ था जो मून पर गए थे। रशिया का इनक्रेडिबली रिलायबल सोयूज स्पेसक्राफ्ट जो अभी भी क्रूज को आईएसएस तक ले जाता है भी यही यूज करता है। और नासा का नया ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो डीप स्पेस मिशंस के लिए है वो भी इसी डिजाइन पर बेस्ड है। क्या ये इस पुलर डिजाइन ने सच में कभी जानें बचाई हैं रियल इमरजेंसीज में? हाँ, इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एस्ट्रोनॉट लाइव्स बचाने का। 2 फेमस एग्जाम्पल्स हैं। 1983 का सोयूज T-10A लॉन्च अबॉर्ट, जब क्रू रॉकेट के पैड पर एक्सप्लोड होने से बस सेकंड्स पहले एस्केप कर गया था, और 2018 का सोयूज MS-10 लॉन्च फेलियर, जब क्रू बूस्टर मेलफंक्शन के बाद मिड फ्लाइट सेफली अबॉर्ट कर गया था। अच्छा, तो इस प्रूवन टेक्नोलॉजी सिद्ध तकनीक को चुनकर बजाय न्यूअर कॉन्सेप्ट्स जैसे पुशर सिस्टम्स जहां एस्केप मोटर्स रॉकेट के बेस के पास होते हैं जैसे स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में, ISRO क्लियरली रिलायबिलिटी और सेफ्टी को प्रायोरिटाइज कर रहा है। वो दूसरी स्पेस एजेंसीज के डेकेड्स के सक्सेसफुल ऑपरेशनल हिस्ट्री का फायदा उठा रहा है। क्या हम गगनयान के CES को सोयूज और ओरायन के CES से क्विकली कंपेयर कर सकते हैं? सिमिलैरिटीज और की फीचर्स क्या हैं? श्योर, एक क्विक कंपैरिजन। सिस्टम टाइप, तीनों गगनयान, सोयूज और ओरायन ट्रैक्टर पुलर टाइप सिस्टम यूज करते हैं। रिलायबिलिटी इज की। मोटर टाइप, तीनों सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर्स पर रिलाई करते हैं। सॉलिड मोटर्स लगभग इंस्टेंटली हाई थ्रस्ट देते हैं जो इमरजेंसी में क्रू को जल्दी से दूर खींचने के लिए क्रूशल है। अबॉर्ट कैपेबिलिटी, तीनों पैड अबॉर्ट लॉन्च पैड पर ही निरस्त और इन फ्लाइट अबॉर्ट उड़ान के दौरान निरस्त कैपेबिलिटी के लिए डिजाइंड है जो लॉन्च के मोस्ट क्रिटिकल फेजेस को कवर करते हैं। की फीचर्स, गगनयान का CES इंडिजिनसली डेवलप्ड है। इसमें मोटर एफिशिएंसी के लिए यूनिक रिवर्स फ्लो नोजल्स हैं। सोयूज का हेरिटेज सबसे लंबा है और इसने मल्टीपल टाइम्स क्रूज को बचाया है। ओरायन का LES बहुत हाई एक्सेलरेशन देने के लिए डिजाइन किया गया है जो डीप स्पेस मिशंस के लिए पावरफुल SLS रॉकेट से एस्केप करने के लिए जरूरी है। ये कंपैरिजन डिजाइन चॉइसेस को काफी क्लियर करता है। एक्सेलेंट। अब चलते हैं सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर, सामाजिक मुद्दे और कल्याण की तरफ। टॉपिक है आयुष्मान भव, अंगदान प्रमोट करने में रोल। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में आयुष्मान भव कैंपेन के तहत चलाए गए ऑर्गन डोनेशन ड्राइव अंगदान अभियान को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स की सराहना की। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 80,000 से ज्यादा नागरिकों ने इस इनिशिएटिव के जरिए अपने ऑर्गन्स डोनेट करने का प्लेज लिया है। लेट्स रिपीट दोस। आयुष्मान भव 80,000 प्लेजेस। आयुष्मान भव 80,000 प्लेजेस। ये तो काफी बड़ा नंबर है। क्या इसे पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट माना जाएगा है? बिल्कुल, ये पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस में एक पोटेंशियली इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है। ये ट्रेडिशनल सर्विस डिलीवरी मॉडल जैसे सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना से आगे बढ़कर एक ज्यादा प्रोएक्टिव बिहेवियरल चेंज मॉडल, सक्रिय व्यवहार परिवर्तन मॉडल की तरफ जा रहा है। एम ये है कि सिटीजन्स में ऑर्गन डोनेशन जैसे क्रूशियल हेल्थ इश्यूज को लेकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को फॉस्टर किया जाए। इस आयुष्मान भव कैंपेन के और कंपोनेंट्स क्या हैं? ये काफी ब्रॉड इनिशिएटिव लग रहा है। हाँ, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। आयुष्मान भव में आयुष्मान मेलाज जनी कम्युनिटी हेल्थ फेयर कैंप्स, स्वास्थ्य शिविर ऑर्गेनाइज करना, आयुष्मान कार्ड्स जो आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं बनवाना फैसिलिटेट करना, ABHA IDs, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट IDs, यूनिक डिजिटल हेल्थ IDs जनरेट करना और ग्रासरूट्स लेवल पर वेरियस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाना शामिल है। अच्छा, और इसी मैसिव नेशन वाइड हेल्थ आउटरीच, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य पहुंच में ऑर्गन डोनेशन प्लेज रजिस्ट्री को इंटीग्रेट करना, ये एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। तो आइडिया ये है कि एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और आउटरीच मैकेनिज्म्स का यूज करके भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स की क्रिटिकल शॉर्टेज को एड्रेस किया जाए। प्रिसाइजली, ये कोशिश है ऑर्गन डोनेशन को एक नीश मेडिकल इश्यू जो अक्सर सिर्फ हॉस्पिटल्स या स्पेसिफिक कम्युनिटीज में डिस्कस होता है से बदलकर एक जन आंदोलन बनाने की।
गोल है ऑर्गन डोनेशन के आसपास की बातचीत को नॉर्मलाइज करना, इससे जुड़े मिथ्स और स्टिग्मास को कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लेज लेने के लिए इंकरेज करना। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच एक ब्रॉड हेल्थ कैंपेन का यूज करके स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंज प्रमोट करना फ्यूचर में दूसरी पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए एक टेम्पलेट बन सकता है। स्पेशली वो चैलेंजेस जिनमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी और सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों में बदलाव की जरूरत होती है। बहुत इंटरेस्टिंग और पोटेंशियली इम्पैक्टफुल अप्रोच है ये। ओके, अब जरा गियर्स शिफ्ट करते हैं इकोनॉमी की तरफ। यहाँ खबर है, अ कॉशियस आउटलुक, डिकोडिंग द स्लो डाउन इन न्यू इन्वेस्टमेंट्स। नए निवेशों में मंदी को समझना, क्या हो रहा है यहाँ? हाल के डेटा से पता चला है कि इंडियन इकोनॉमी में नए इन्वेस्टमेंट अनाउंस होने की रफ्तार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के सेकंड क्वार्टर यानी जुलाई-सितंबर पीरियड में फिर से धीमी हो गई, स्लो डाउन हो गया। लेकिन हम तो सुन रहे थे कि पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी काफी रोबस्ट है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लग रहा? यहीं पर न्यूएंस है। देखो, हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ के फिगर्स शायद स्ट्रॉन्ग दिख रहे हों, लेकिन ये स्पेसिफिक इंडिकेटर नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने में स्लो डाउन, प्राइवेट सेक्टर में कुछ अंडरलाइंग फ्रिजिलिटी एंड कॉशन की तरफ इशारा करता है। प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स या नए इन्वेस्टमेंट्स में स्लो डाउन चिंता की बात क्यों है? क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने का की ड्राइवर माना जाता है। अगर कंपनीज नए फैक्ट्रीज, मशीनरी और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से हिचकिचा रही हैं, तो ये फ्यूचर डिमांड को लेकर वीकर एक्सपेक्टेशंस का सिग्नल हो सकता है और पोटेंशियली फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को डैम्पन कर सकता है। ऐसा समझो कि इकोनॉमी का इंजन पूरी तरह से फायर नहीं कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में इस स्लो डाउन या कॉशन के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? ये ट्रेंड सजेस्ट करता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश भावना अभी भी कई फैक्टर्स के प्रति सेंसिटिव बनी हुई हैं। इसमें लाइकली शामिल हैं ऑनगोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स, वैश्विक आर्थिक बाधाएं जैसे मेजर इकोनॉमीज में अनसर्टेनिटी, एलिवेटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, उच्च घरेलू मुद्रास्फीति जो कॉस्ट्स और डिमांड को इम्पैक्ट करती है, और टाइटेंड मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति का इफेक्ट, मतलब हायर इंटरेस्ट रेट्स, उच्च ब्याज दरें, जिससे नए प्रोजेक्ट्स के लिए बोरोइंग महंगी हो जाती है। बिजनेसेस शायद वेट एंड वॉच अप्रोच अपना रहे हैं। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या सिग्नल है? फोकस कहाँ होना चाहिए? ये एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक सिग्नल है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करना अभी भी एक फॉर्मिडेबल चैलेंज बना हुआ है। ये बताता है कि फिस्कल और पॉलिसी मेजर्स, राजकोषीय और नीतिगत उपाय के थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत है। फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी इंप्रूव करने, स्टेबल पॉलिसीज या इंसेंटिव्स के जरिए इन्वेस्टमेंट्स को डी रिस्क करने और डोमेस्टिक डिमांड, घरेलू मांग को स्टिमुलेट करने पर रहना चाहिए, ताकि बिजनेसेस में फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का कॉन्फिडेंस बढ़े। पब्लिक इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग मदद कर सकती हैं, लेकिन सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंटली पिकअप करना जरूरी है। राइट, ये एक क्रूशियल एरिया है वॉच करने के लिए। अब चलते हैं स्पोर्ट्स एंड सॉफ्ट पावर की तरफ। बड़ी खबर यहाँ, क्रिकेट्स ओलंपिक कमबैक, अ विन फॉर इंडिया सॉफ्ट पावर। क्रिकेट फैंस तो बहुत खुश होंगे। एब्सोल्युटली। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल के लिए 5 नए स्पोर्ट्स को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। ये है क्रिकेट, स्क्वॉश, बेसबॉल सॉफ्टबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल। क्रिकेट के लिए वे ओलंपिक स्टेज पर 100 साल से भी ज्यादा बाद एक हिस्टोरिक रिटर्न है। ये लास्ट 1900 पेरिस ओलंपिक्स में खेला गया था। लेट्स रिपीट दैट, LA 2028 क्रिकेट इंक्लूडेड। LA 2028 क्रिकेट, वाओ। और इसके साथ साथ भारत अहमदाबाद की बिड को भी प्रमोट कर रहा है 2036 ओलंपिक गेम्स होस्ट करने के लिए। हाँ, वो बिड भी इसी लार्जर नैरेटिव का हिस्सा है। क्रिकेट का ओलंपिक्स में शामिल होना भारत में सिर्फ एक स्पोर्टिंग डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे इंडिया की सॉफ्ट पावर को ग्लोबल स्टेज पर लेवरेज करने में एक सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक विक्ट्री, रणनीतिक जीत माना जा रहा है।
तो डिसीजन तो आईओसी का है, पर क्या क्रिकेट के इंक्लूजन में भारत का इन्फ्लुएंस एक मेजर फैक्टर था? ये वाइडली माना जा रहा है कि क्रिकेट की दुनिया में भारत का जो इमेंस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, आर्थिक प्रभाव है, उसका मैसिव फैन बेस, ल्यूक्रेटिव ब्रॉडकास्ट मार्केट, प्रसारण बाजार और बीसीसीआई की फाइनेंशियल माइट, वो आईओसी और एलए ऑर्गेनाइजर्स को कन्विंस करने में एक डिसाइसिव फैक्टर था। ये इंक्लूजन सिर्फ एक स्पोर्टिंग अचीवमेंट नहीं है, इसे भारत के बढ़ते ग्लोबल स्टेचर, वैश्विक कद और इन्फ्लुएंस का रिफ्लेक्शन भी माना जा रहा है। क्या ये स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के लिए यूज करने की एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? ऐसा बिल्कुल लगता है कि ये एक सोची समझी लॉन्ग टर्म नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और नेशन ब्रांडिंग के लिए एक पावरफुल टूल की तरह यूज करने की। अहमदाबाद की 2036 ओलंपिक्स के लिए बिड, जिसे गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल से सपोर्ट मिल रहा है, इसी एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे चाइना ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स को यूज किया था। एग्जैक्टली जैसे चाइना ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स का इस्तेमाल दुनिया के मंच पर अपनी अराइवल दिखाने के लिए किया था, वैसे ही भारत भी इन मेजर स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करके खुद को एक कॉन्फिडेंट, केपेबल और मॉडर्न नेशन, आत्मविश्वासी, सक्षम और आधुनिक राष्ट्र के रूप में शोकेस करना चाहता है। इससे डिप्लोमैटिक लेवरेज, कूटनीतिक लाभ और ग्लोबल अपील, वैश्विक अपील बढ़ सकती है। क्रिकेट एट द ओलंपिक्स उस डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। मेक्स परफेक्ट सेंस। अब आते हैं एक बहुत ही इंसाइटफुल सेक्शन पर, एथिक्स लिंकेजेस, नैतिकता संबंध, जिसमें आज की खबरों पर बेस्ड कुछ केसलेट्स हैं। टाइम टू पुट ऑन आवर एथिकल थिंकिंग कैप्स। बिल्कुल, ये सिनेरियोज एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स में छिपे एथिकल डायमेंशंस के बारे में क्रिटिकली सोचने पर मजबूर करने के लिए डिजाइंड है। पहला है केसलेट 1, द जजेस डिलेमा, न्यायाधीश की दुविधा। ओके, सिनेरियो बताइए। इमेजिन कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। आपके सामने उस मैरिड वुमेन की प्ली है जो अपनी 26+ वीक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाना चाहती हैं। आपके पास एम्स की रिपोर्ट है जो कहती है कि फीटस हेल्दी और वायबल है और महिला की जान को कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। आपके सामने गवर्नमेंट का ऑफर भी है डिलीवरी कॉस्ट्स और अडॉप्शन फैसिलिटेशन का। महिला के वकील उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी, प्राइवेसी, डिग्निटी और अनवांटेड प्रेगनेंसी से हो रही सिवियर मेंटल एंग्विश यानी मानसिक पीड़ा की दलीलें दे रहे हैं। राइट। तो जज के सामने कोर एथिकल डायलेमास क्या हैं यहाँ? कई हैं और वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहे हैं। राइट टू लाइफ वर्सेस राइट टू लिबर्टी, जीवन का अधिकार बनाम स्वतंत्रता का अधिकार। एक वायबल फीटस के पोटेंशियल राइट टू लाइफ को महिला के फंडामेंटल राइट टू पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी और बॉडीली ऑटोनॉमी के साथ कैसे बैलेंस करें। जब ये राइट्स क्लैश करते हैं तो किसका राइट प्रेसिडेंस लेता है? जस्टिस वर्सेस कंपैशन, न्याय बनाम करुणा। कानून के हिसाब से न्याय क्या कहता है? एमटीपी एक्ट, और उसे महिला की साफ दिख रही डिस्ट्रेस और एंग्विश के प्रति कंपैशन के साथ कैसे तौलें? क्या कानून को रिजिडली अप्लाई करना चाहिए या महिला की सफरिंग को प्राइमरी कंसिडरेशन बनाना चाहिए? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेट इंटरेस्ट। स्टेट का इंटरेस्ट, पोटेंशियल लाइफ को प्रोटेक्ट करना, किस हद तक एक इंडिविजुअल वुमन के अपने शरीर और फ्यूचर के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है? वो लाइन कहाँ खींची जाए? रोल ऑफ जुडिशरी, क्या कोर्ट को सिर्फ लेजिस्लेचर द्वारा लिखे गए कानून को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए या उसे ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और अपने डिसीजन के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसिडर करना चाहिए? जज सिर्फ इंटरप्रेटर है या ब्रॉडर सेंस में जस्टिस डिस्पेंसर भी? बहुत प्रोफाउंड डिलेमास हैं ये। एस्पिरेंट्स को सोचना होगा कि वो अपने डिसीजन को एथिकल प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के आधार पर कैसे जस्टिफाई करेंगे। दूसरा केसलेट क्या है? केसलेट 2, द इन्वेस्टिगेटर्स कॉन्शियंस, जांचकर्ता की अंतरात्मा। सिनेरियो सुनते हैं। इमेजिन आप एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्हें निथारी केस फाइल्स को सालों बाद रिव्यू करने का काम सौंपा गया है, मे बी किसी इंटरनल रिव्यू के तहत। आपको अनडिनाइबल एविडेंस मिलता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स को कंफर्म करता है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वाकई शॉडी थी।
आपको कोर्स्ड कन्फेशंस, जबरन इकबालिया बयान के सबूत मिलते हैं, इग्नोर्ड फोरेंसिक लीड्स, नज़रअंदाज फोरेंसिक सुराग मिलते हैं, मल्टीपल प्रोसीजरल वायलेशंस, प्रक्रियात्मक उल्लंघन दिखते हैं। हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया है, पर फ्लॉड प्रोब के लिए किसी स्पेसिफिक ऑफिसर को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन रीओपन करने से शायद असली पर्पेट्रेटर्स पकड़े जा सकते हैं, पर ऐसा करने से एक मैसिव स्कैंडल खड़ा होगा, पोटेंशियली रिटायर्ड ऑफिसर्स इम्प्लिकेट होंगे और पुलिस फोर्स की रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचेगा। चुप रहने से कंट्रोवर्सी टल जाएगी, पर विक्टिम्स को शायद कभी सच्चा न्याय नहीं मिलेगा और सिस्टमिक फ्लॉज अनएड्रेस्ड रह जाएंगे। वाह, ये तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। हाँ, यहाँ क्या एथिकल डायलेमास हैं? यहाँ भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है। ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी, सत्य बनाम निष्ठा। आपकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? विक्टिम्स के लिए ट्रूथ सीक करना और जस्टिस इंश्योर करना, चाहे कितनी भी देर हो जाए, या अपने ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रेप्यूटेशन और अपने कलीग्स पास्ट एंड प्रेजेंट के प्रति लॉयल्टी। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस प्रैग्मेटिज्म। क्या पास्ट फेलियर्स के लिए ऑफिसर्स को अकाउंटेबल ठहराना एथिकली नेसेसरी है, भले ही उससे अब सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन हो? यह ज़्यादा प्रैग्मेटिक यह है कि मैटर को रेस्ट करने दिया जाए, क्योंकि एक्विटल्स तो हो ही चुके हैं, ताकि इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी बनी रहे। जस्टिस फॉर द पास्ट वर्सेस स्टेबिलिटी इन द प्रेजेंट। अतीत के लिए न्याय बनाम वर्तमान में स्थिरता। पास्ट इनजस्टिस को रेक्टिफाई करने के लिए प्रेजेंट स्टेबिलिटी को कितना सैक्रिफाइस किया जा सकता है? क्या कोई पॉइंट है जहां पुराने घाव खुरेदने से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है? पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित असल में किसमें है? सिस्टमिक फेलियर्स को एक्सपोज करने में, ताकि रिफॉर्म्स फोर्स हों, भले ही उससे टेम्परेरीली पब्लिक ट्रस्ट हिले, या इंस्टीट्यूशन में पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाए रखने में, भले ही उसका मतलब पास्ट फ्लॉज को कवर अप करना हो। क्या इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना पब्लिक को ज्यादा सर्व करता है, या इंडिविजुअल जस्टिस सीक करना? एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एथिकल टेरेन। एस्पिरेंट्स को कंसिडर करना होगा कि वो क्या एक्शन लेंगे और उसे प्रिंसिपल्स लाइक इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, पब्लिक सर्विस वैल्यूज और करेज ऑफ कन्विक्शन का यूज करके जस्टिफाई करना होगा। प्रिसाइसली। ये केसलेट्स दिखाते हैं कि एथिक्स सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये रियल वर्ल्ड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से डीपली जुड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली। अब जल्दी से आज के डिस्कशन के की फैक्ट्स को रीइंफोर्स करते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट्स क्विक रिव्यू। प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य त्वरित पुनरीक्षण। ओके, रैपिड फायर फैक्ट्स। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 24 हफ्ते के बाद अबॉर्शन सिर्फ सब्सटैंशियल फीटल एब्नॉर्मैलिटीज के लिए अलाउ करता है, वो भी मेडिकल बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होने पर। निथारी किलिंग्स केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड को शॉडी इन्वेस्टिगेशन और कोरोबरेटिव एविडेंस की कमी के कारण अक्विट किया। इंडियाज स्टैंड्स ऑन इजराइल पैलेस्टाइन, ड्यूल अप्रोच, हमास के टेररिज्म की निंदा, प्लस सॉवरन इंडिपेंडेंट वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए सपोर्ट दोहराया। गगनयान TVD-1 मिशन, ISRO का पहला अबॉर्ट मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए क्रूजकेप सिस्टम टेस्ट करने के लिए। क्रूजकेप सिस्टम सेफ्टी सिस्टम जो इमरजेंसी में क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से दूर खींचने के लिए डिजाइंड है। गगनयान ट्रैक्टर पुलर टाइप यूज करता है। आयुष्मान भव कैंपेन, नेशन वाइड हेल्थ इनिशिएटिव, इसके तहत सक्सेसफुल ऑर्गन डोनेशन प्लेज ड्राइव, 80,000 प्लेजेस इंटीग्रेट की गई। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, क्रिकेट को 5 नए स्पोर्ट्स के साथ शामिल किया गया, 100 साल से ज्यादा बाद वापसी कर रहा है। परफेक्ट, क्विक रिकैप। अब मेंस एस्पिरेंट्स के लिए देखते हैं कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। Here are a few for practice. Q1 GS पेपर 2। सुप्रीम कोर्ट का हालिया गर्भपात निर्णय महिला के प्रजनन स्वायत्ता और भ्रूण के जीवन की सुरक्षा में राज्य के हित के बीच जटिल कानूनी और नैतिक चुनौतियों को उजागर करता है। MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 के संदर्भ में फैसले का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 वर्ड्स। Q2 GS पेपर 2। निठारी श्रृंखलाबद्ध हत्या मामले में अभियुक्तों का बरी होना भारत की आपराधिक जांच प्रणाली में गहरी खामियों को उजागर करता है। ऐसी जांच विफलताओं के प्रणालीगत कारणों पर चर्चा करें और आपराधिक न्याय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सुधार सुझाएं। 250 वर्ड्स। Q3 GS पेपर 2।
इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति भारत की नीति के विकास का परीक्षण करें। भारत का वर्तमान मुद्दे आधारित हाइफनेशन दृष्टिकोण उसके समकालीन रणनीतिक और कूटनीतिक हितों की पूर्ति कैसे करता है। 250 वर्ड्स। Q4 GS पेपर 3 गगनयान मिशन का क्रू एस्केप सिस्टम के परीक्षण पर जोर, मानव अंतरिक्ष उड़ान में चालक दल की सुरक्षा के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करता है। TVD-1 मिशन के तकनीकी महत्व और भारत को एक विश्वसनीय मानव अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में इसकी भूमिका पर चर्चा करें। Excellent questions to get the analytical gears turning. और अब टाइम है हमारे क्विज का। देखते हैं सबने आज कितना ध्यान से सुना। 5 questions. Ready? Bring 'em on. Q1 MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था का समापन केवल निम्नलिखित में से किस स्थिति में अनुमत है? A. गर्भवती महिला के अनुरोध पर मानसिक पीड़ा का हवाला देते हुए। B. यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा पर्याप्त भ्रूण असामान्यताओं का निदान किया गया हो। C. महिलाओं की विशेष श्रेणियों के लिए 2 डॉक्टरों की राय से। D. यदि गर्भावस्था एक अविवाहित महिला में गर्भ निरोधक विफलता का परिणाम है। इसका जवाब B होना चाहिए। कानून बहुत स्पेसिफिक है। 24 हफ्ते के बाद सिर्फ सब्सटैंशियल फोटल एनोमलीज, वो भी मेडिकल बोर्ड द्वारा डायग्नोस्ड। Q2 निठारी हत्या मामले में अभियुक्तों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा बरी करने का मुख्य आधार क्या था? A. अभियुक्तों का नए सबूतों से निर्दोष साबित होना। B. अपराध के लिए सीमाओं का कानून समाप्त हो जाना। C. पुष्टि करने वाले साक्ष्य की कमी के साथ एक त्रुटिपूर्ण और घटिया जांच। D. अभियोजन पक्ष के साथ एक याचिका सौदा समझौता। ये है C। हाई कोर्ट के जजमेंट ने इन्वेस्टिगेशन को शॉडी कहा और कहा कि corroborative एविडेंस की कमी थी। स्पॉट ऑन। Q3 हाल के इजराइल हमास संघर्ष पर भारत की आधिकारिक राजनीतिक स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? A. इजराइल के लिए बिना शर्त समर्थन और फिलिस्तीन की निंदा। B. केवल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए एक तटस्थ रुख। C. आतंकवाद की निंदा करते हुए 2 राज्य समाधान के लिए समर्थन दोहराना। D. फिलिस्तीनी कारण का समर्थन और इजरायली आक्रमण की निंदा। ये C है। भारत ने टेररिज्म की निंदा की, पर साथ ही 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए अपने लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट को भी रीअफर्म किया। वही न्यूआंस्ड बैलेंसिंग एक्ट। एब्सोल्युटली राइट। Q4 इसरो के TVD-1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? A. गगनयान क्रू मॉड्यूल को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करना। B. रॉकेट के मुख्य इंजन के प्रदर्शन का परीक्षण करना। C. उड़ान के दौरान निरस्त होने पर क्रू एस्केप सिस्टम की कार्यक्षमता का प्रदर्शन करना। या D. एक मानव रहित उड़ान में माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करना। ये तो साफ है C। TVD-1 का मतलब ही है टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1। इसका कोर पर्पस CES को टेस्ट करना है। परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन Q5 निम्नलिखित में से कौन सा खेल 1 सदी से भी अधिक समय के बाद LA 2028 संस्करण के लिए ओलंपिक खेलों में वापस आया है? A. स्क्वॉश। B. लैक्रोस। C. फ्लैग फुटबॉल। D. क्रिकेट। ये तो सबका फेवरेट D. क्रिकेट। 1900 के बाद अब 2028 में वापसी। फैंटास्टिक। 5 आउट ऑफ 5। अब आज की वोकैबुलरी को लॉक करते हैं हमारे फ्लैश कार्ड्स के साथ 10 इंपॉर्टेंट टर्म्स एट अ ग्लांस। चलो रिवाइज करते हैं। MTP एक्ट 2021 भारत में गर्भपात को नियंत्रित करने वाला कानून, हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र। लॉ गवर्निंग अबॉर्शन इन इंडिया, पेरेंट्स पैट्रियाई, कानूनी सिद्धांत, अदालत उनकी रक्षा करती है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते, जैसे कोर्ट की नज़र में एक वायबल भ्रूण। लीगल डॉक्ट्रिन, निथारी केस अक्विटल, इलाहाबाद HC द्वारा घटिया जांच के कारण बरी, न्याय प्रणाली में खामियों को उजागर करता है। अक्विटल ड्यू टू फ्लॉड प्रोब। इशू बेस्ड हाइफनेशन, इजराइल फिलिस्तीन पर भारत की सूक्ष्म विदेश नीति, आतंकवाद की निंदा प्लस 2 राज्य समाधान का समर्थन। इंडियाज नुआंस्ड फॉरेन पॉलिसी, IMEC, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, गाजा संघर्ष से इसकी व्यवहार्यता को खतरा, इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रेटन बाय कॉन्फ्लिक्ट, गगनयान TVD-1, अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा के लिए क्रू एस्केप सिस्टम CES को मान्य करने हेतु इसरो का पहला परीक्षण वाहन रस्त मिशन, इसरोज अबोर्ट टेस्ट मिशन फॉर CES।
रॉकेट मोटर वाला लाइफ बोट सिस्टम जो असफल प्रक्षेपण यान से क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से दूर खींचता है, एस्ट्रोनॉट सेफ्टी लाइफ बोट। आयुष्मान भव, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान जिसमें सफल अंगदान प्रतिज्ञा अभियान शामिल है, व्यवहार परिवर्तन की ओर एक बदलाव, हेल्थ कैंपेन इंक्लूडिंग ऑर्गन डोनेशन ड्राइव। LA 2028 ओलंपिक्स, आगामी ओलंपिक खेल जिसमें क्रिकेट की वापसी होगी, भारत की सॉफ्ट पावर के लिए महत्वपूर्ण, अपकमिंग ओलंपिक्स फीचरिंग क्रिकेट्स रिटर्न, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ IHL, युद्ध के कानून, सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों को सीमित करने वाले नियम, गाजा युद्ध में चर्चा का मुख्य बिंदु, लॉज ऑफ वॉर, लिमिटिंग कॉन्फ्लिक्ट इफेक्ट्स। ब्रिलियंट कंसोलिडेशन। और अब रैप अप करते हुए कुछ फाइनल वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन हमारे डेडिकेटेड UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। डियर एस्पिरेंट्स, आज का ये एनालिसिस कानून की कम्प्लेक्सिटीज, जस्टिस में फेलियर्स, डिप्लोमेसी की टाइट रोप वॉक, साइंस की प्रिसिजन, गवर्नेंस के चैलेंजेस, ये सब उन इश्यूज के माइक्रोकॉज़म्स हैं जिनसे आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पर जूझना होगा। आपने कानून को सुप्रीम कोर्ट में उसकी लिमिट्स पर टेस्ट होते देखा, जस्टिस सिस्टम की कमियों को हाई कोर्ट द्वारा एक्सपोज होते देखा और देश की डिप्लोमेसी को एक ग्लोबल क्राइसिस नेविगेट करते देखा। इन्हें अलग अलग घटनाओं के रूप में ना देखें, उस गवर्नेंस के धागे को देखने की कोशिश करें जो इन सबको जोड़ता है। निथारी एक्विटल सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पुलिस रिफॉर्म और बेहतर इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स की जरूरत पर एक केस स्टडी है। गगनयान टेस्ट सिर्फ साइंस नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट, मेटिकुलस प्लानिंग और नेशनल प्रेस्टीज बनाने का लेसन है। आपका काम है उस इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, बौद्धिक अनुशासन को कल्टिवेट करना जिससे आप ये इंटरकनेक्शंस देख सकें। हर दिन जब आप समाचारों का एनालिसिस करते हैं तो आप सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट नहीं कर रहे होते, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या समाधानकर्ता, एक डिसीजन मेकर का एनालिटिकल फ्रेमवर्क, विश्लेषणात्मक ढांचा बिल्ड कर रहे होते हैं। एग्जामिनेशन सिर्फ ये टेस्ट नहीं करता कि आप क्या जानते हैं, ये टेस्ट करता है कि आप कैसे सोचते हैं। कनेक्ट करने, क्वेश्चन करने, एनालाइज करने और डाइवर्स फील्ड से इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करने की उस एबिलिटी को होन करते रहें। रास्ता लंबा है, डिमांडिंग है, इसमें कोई शक नहीं, पर डेडिकेटेड एफर्ट का हर एक दिन आपको उस तरह का सोचने वाला, केपेबल ऑफिसर बनाता है जिसकी इस देश को जरूरत है। फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें और आगे बढ़ते रहें। इस चर्चा को दोबारा सुनने पर जरूर विचार करें। कंसिडर री-लिसनिंग टू दिस डिस्कशन। ये ना केवल UPSC के लिए बल्कि लाइफ की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। और अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, इफ यू फाउंड दिस एनालिसिस यूजफुल, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर ₹299 मेंबरशिप नाउ एंड गेट एक्सेस टू ऑल द वीडियोज। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।